हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने बिहार से संबंधित सामान्य परिचय देखा था। आज बिहार का इतिहास के बारे में बात करेंगे। बिहार के इतिहास को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बिहार के जो स्रोत हैं इतिहास के वो कैसे हैं? पुरातात्विक एवं साहित्यिक सोर्स हैं। तो जो पुरातात्विक सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर है गया, चिरांद कहाँ है? सारण में, चेचर वैशाली में, मनेर कहाँ है? पटना, सोनपुर, सारण से ताम्र और प्रस्तर वस्तुएं एवं मातृभांड प्राप्त हुई है। अच्छा, ये चिरांद जो सारण वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी बार यूपीएससी में देखा जा चुका है। इसमें मौर्यकालीन अभिलेखों की बात करें, अभी हमने कहा था पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक साहित्यिक सोर्स मिले, तो साहित्य में क्या मिला है? मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, रामपुरवा आदि कई स्थानों से प्राप्त हुई हैं। बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक। हम जानते हैं बराबर की गुफाएं मौर्य शासकों ने बनवाई थी। राजगीर, नालंदा किसने? कुमारगुप्त ने बनवाया था। और विक्रमशिला किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। खुदाई के समय यहाँ सिक्के, मनके एवं मूर्तियाँ आदि भी प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। खुदाई के समय यहाँ सिक्के भी मिले हैं, मनके और मूर्तियाँ। इसमें एक फेमस मूर्ति है यक्षिणी की मूर्ति, उसको हम आगे पढ़ेंगे चल के। साहित्यिक सोर्स के यहाँ कौन से हैं? यहाँ रामायण, महाभारत, पुराण। जिसे बहुत संरचनाएँ कौन कौन सी है? अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक जैसी रचनाएँ। जैन रचनाएँ कौन सी हैं? भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ यात्री यहाँ पे जब वो घूमने आए थे तो उसमें कौन कौन से? तो मेगास्थनीज इंडिका और इत्स्यांग एंड हेनसांग की यात्रा वृतांत। मेगास्थनीज किसके शासन में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और हेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्ष के। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी भी मिलती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके बारे में है? राजनीति के बारे में। हमेशा याद रखें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके बारे में है? राजनीति के बारे में। पाषाण काल को डिवाइड किया है। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव आखेट एवं खाद्य संग्राहक था, मतलब आखेट करता था और खाने को संग्रह कर लेता था। यहाँ वो अनाज उगाता नहीं था, ये याद रखना। दक्षिण बिहार मुंगेर एवं नालंदा से बड़े बड़े खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, मतलब जो पत्थर होता है उसको तोड़ के वो लोग क्या कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि बनाते थे। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। आप टाइम लाइन जानते होंगे, उसमें ईसा पूर्व से 1 लाख पहले। मध्य पाषाण काल, इस काल में मानव आखेटे खास संख्या पशुपालक था। देखिए, पूरा पाषाण काल में सिर्फ खाद्य संग्राहक था, यहाँ आखेटे खास संख्या और पशुपालक बन गया। सबसे पहला पशु कौन सा उसने पाला था? कुत्ता पाला था। दक्षिण बिहार में मुंगेर के छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। पूरा पाषाण काल में खुरदुरे औजार थे और मध्य पाषाण काल में औजार कैसे होने लगे? तेज धार वाले और शार्प, जिसको बोलते हैं शार्प ब्लेड वाले औजार होने लगे। ये कब से कब तक था? ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में। नव पाषाण काल में आते आते मनुष्य खाद्य का उत्पादक हो गया, मतलब वो खुद से अब क्या है? अनाज उगाने लगा। मानव बस्तियों में निवास करने लगे और नव पाषाण काल से बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए। उसमें चिरांद, सारण। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता, मैंने बताया था कि नव पाषाण काल में कौन सा स्थल है, तो उसमें चिरांद है। वो कहाँ है? सारण में। चेचर कहाँ है? हमारा वैशाली में। मनेर कहाँ है? पटना में। और ये सनवार, रोहतास, ये याद के लिए सनवार कहाँ है? रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त। ये भी कभी पूछा जा सकता है कि चिरांद से क्या प्राप्त हुआ, तो पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए। कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए। तो गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हम याद करेंगे? कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई। एक साथ हम लोगों के साथ सब लोग कमेंट में लिखेंगे ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई। नव पाषाण काल स्थल कौन से हैं हमारे? चिरांद, चेचड़, मनेर, सनुआर। ये नवपाषाण का लोह कितना पुराना था? 2500 ईसा पूर्व।
इसके बाद ताम्रपाषाण काल आता है, जो कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं? चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार। सनवार कहाँ है हमारा? रोहतास में। मनेर कहाँ है? पटना में। चिरांद कहाँ है? सारण में। और सोनपुर कहाँ है? सोनपुर जगह पे। ताम्रकाल अवशेष प्राप्त थे। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। इसमें पत्थर के तो औजार यूज ही कर रहे थे, उसके साथ उन्होंने तांबे का भी यूज किया। इसके अवशेष कब तक मिलते हैं? लगभग 1000 ईसा पूर्व तक मिलते हैं। देखिए नवपाषाण काल से ये थोड़ा नया है, वो 2500 ईसा पूर्व तक मिला, ये 1000 ईसा पूर्व तक मिला। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा वैदिक काल, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि ये आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया गया, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। ये हम लोग पहले पढ़ते रहे हैं हमेशा कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कितना था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक ऋग्वेद सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं मिलता। देखिए पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता, जिसे जो पूर्व वैदिक सभ्यता है इसको एक नया नाम क्या दिया गया है? ऋग्वैदिक सभ्यता। इसको ऋग्वैदिक सभ्यता इसका नाम दिया गया, और इसका कोई भी साक्ष्य बिहार में नहीं मिला। तो किसका साक्ष्य मिला बिहार में? क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल का कहाँ पे मिला है? गंडक नदी के तट पर बिहार क्षेत्र में। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। मतलब बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा कि बिहार कैसा था, वहाँ किस तरीके से उसका भौगोलिक क्षेत्र था, इसकी रचना सबसे पहले किसमें मिलती है? चर्चा किसमें की जाती है? शतपथ ब्राह्मण में, जो लगभग कितने 800 ईसा पूर्व लिखा गया था। इसमें बिहार में चर्चा विदेह के रूप में की गई। क्वेश्चन आएगा हमारा कि शतपथ ब्राह्मण में बिहार की चर्चा किस रूप में की गई? तो विदेह के रूप में गई, जो मिथिला और तिरहुत क्षेत्र को दर्शाता था। तो जो इसमें मिथिला और तिरहुत क्षेत्र हैं वो समय क्या जाने जाते हैं? विदेह के नाम से जाने थे। तो क्वेश्चन आता है हमारा बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा कहाँ की गई है? तो शतपथ ब्राह्मण में की गई है, और किस रूप में की है? विदेह के रूप में की है। उसके बाद ऋग्वेद में बिहार को कीटक एवं बात्र शब्द से संबोधित किया गया है। अब पूछेगा ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है? तो कीकट और भ्रात्य। कीकट और भ्रात्य। बारह पुराण में हमारे कितने पुराण थे? 18 पुराण हैं। 18 पुराण में एक है वराह पुराण, उसमें कीटक को अपवित्र प्रदेश की संज्ञा दी गई है। इसके बाद आता है हमारा महाजनपद काल। तो महाजनपद काल आता है, तो महाजनपदों के बारे में हमें पता कब चलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन पूछा है महाजनपद काल कब स्टार्ट हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब से स्टार्ट है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, याद रखेंगे। तो टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में बिहार में कितने महाजनपद थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 16 जनपदों में से बिहार में कितने जनपद थे? तो बिहार में 3 जनपद थे, बज्जी जिसको हम लोग लिच्छवी बोलते हैं, मगध और अंग। कितने जनपद? सब लोग एक साथ बोलेंगे, बज्जी, मगध और अंग। बज्जी में कौन कौन शामिल था? वैशाली और मुजफ्फरनगर का क्षेत्र, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। मगध में इस प्रेजेंट का बताया गया है कि बज्जी और लिच्छवी में प्रेजेंट में कौन सा क्षेत्र आ रहा है? तो वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र आता है। मगध में कौन सा आता है? पटना, गया, नालंदा। मतलब जो मिडिल वाला क्षेत्र है उसको हम बोल सकते हैं पटना, गया और नालंदा क्षेत्र। अंग में कौन आता है? भागलपुर और मुंगेर। अंग में कौन सा आता है? भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र। बज्जी संघ महाजनपद। देखिए बज्जी संघ महाजनपद क्यों बोला जाता है? देखिए अभी तक हमने इनको पढ़ा, बज्जी, मगध और अंग अलग अलग जनपद पढ़े, लेकिन बज्जी संघ महाजनपद, इसको महाजनपद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 8 राज्यों का संघ था। इसको अट्टकुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अट्टकुल भी कहते हैं। बज्जी 8 राज्यों का संघ था। 8 राज्य इसमें कौन कौन थे? बज्जी, लिच्छवी, जातक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु। कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन कौन से, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था है बज्जी संघ में कितने
राज्य हैं तो 8 राज्य हैं, और सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? लिच्छवी जनपद था। बज्जी संघ में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन था? लिच्छवी जनपद था। और लिच्छवी की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है वैशाली नगर की स्थापना किसने की? तो वैशाली नगर की स्थापना हम लोग याद रखेंगे विशाल ने की, राजा विशाल ने की। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तक कुंडलग्राम के जातक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे, और बज्जी संघ को लिच्छवी को विश्व में प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई। तो क्वेश्चन आता है किस संघ को, मतलब या किस महाजनपद को किसकी प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है? तो वो बज्जी संघ, और बज्जी संघ में किसको? लिच्छवी को। फिर आता है मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। अब पूछा जाएगा 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो मगध था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज या राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर है। क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, ऐसा कौन सा स्थान है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो उसमें राजगृह आंसर रहेगा। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए। सबसे पहले बिहार का मानचित्रण किया, मतलब जिसको बोलते हैं, जिसने भौगोलिक स्थिति बताई, वो सतपथ ब्राह्मण था। और दूसरा क्वेश्चन है मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिला है? अथर्ववेद में। ये 2 क्वेश्चन याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे। अंग महाजनपद, तो अंग महाजनपद का विस्तार कहाँ है? भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासन बिम्बिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग को मगध में किसने मिलाया? तो बिम्बिसार ने मिलाया। किसको हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर। तो यहाँ पे हमने कितने महाजनपद देखे? 3 महाजनपद, अंग महाजनपद, फिर मगध महाजनपद, और कौन सा था? बज्जी संघ, इसको बोलते हैं लिच्छवी। तो बज्जी संघ लिच्छवी की राजधानी लिच्छवी, अंग की चंपा, मगध की, यस सब लोग कमेंट करेंगे, मगध की कौन सी है? राजगृह। राजगृह क्या है? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ सुरक्षित स्थान है। मगध का उत्कर्ष, मगध के बारे में पढ़ेंगे कि मगध में कौन कौन से राजवंश आए। मगध की स्थापना किसने की? बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध, ये जरासंध वही है जिसका विवरण महाभारत में दिया गया है। महाभारत में भीम और जरासंध का युद्ध होता है, जिसमें कौन पराजित होता है? जरासंध पराजित हो जाता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह, जो 5 पहाड़ियों से घिरा है, एक सुरक्षित क्षेत्र, जो अभी मैंने आपको बताया। मगध एक सशक्त राज्य था। सशक्त होने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र से समझौता होनी चाहिए थी। भौगोलिक क्षेत्र हम लोग देख चुके हैं कि इसका जो मेन पार्ट था राजगृह, जो उसकी राजधानी थे, वो 5 पहाड़ियों से सुरक्षित क्षेत्र था। मगध में उर्वरक भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न था। बृहदत्त इस वंश का अंतिम शासक, मतलब बृहदत्त ने स्थापना की तो इसका नाम क्या रखा? बृहदत्त वंश रखा। इसका अंतिम संस्थापक कौन था? रिपुंजय था। इसका कौन सा वंश आता है? हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? बिम्बिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। अभी हम सब ईसा पूर्व में पढ़ रहे हैं। बिम्बिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा, मगध की वास्तविक, अगर पूछेगा मगध की स्थापना, तो मगध का संस्थापक पूछेगा तो कौन बताएंगे हम? बृहदत्त। और मगध का वास्तविक संस्थापक पूछेंगे तो क्या नाम देंगे? बिम्बिसार। बिम्बिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार, बिम्बिसार ने क्या किया था? 2 काम किए, एक तो विवाह किया और दूसरा मित्रता की। तो इससे उसने किसका? साम्राज्य का विस्तार किया। तो पहला विवाह उसने किया कौशल देवी से, जो कौशल की राजकुमारी थी। पहला विवाह किससे किया? कौशल देवी थी, जो कौशल की राजकुमारी थी, और उन्हें विवाह के रूप में क्या, दहेज में क्या मिला? काशी क्षेत्र उनको विवाह के दहेज के रूप में मिला। तो क्वेश्चन पूछा था काशी क्षेत्र किसे विवाह के रूप में दहेज में दिया गया? तो बिम्बिसार को दिया गया। किस लिए दिया गया? कौशल देवी से विवाह करने के लिए दिया गया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम चलना या चलन्ना था। चलना कहाँ थी?
चलना कहाँ की थी? लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। कहाँ की? लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। तो इससे लिच्छवी के भी संबंध अच्छे हो गए। तीसरा विवाह किसके साथ किया? छेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। किसका विवाह किसके किया? छेमा से किया, जो कहाँ की थी? पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब में कौन सा महाजनपद था? मद्र। तो ये भी याद रखेंगे हम लोग। तो इसके हिसाब से बिंबिसार ने क्या किया? शादियाँ की और साम्राज्य विस्तार किया। और बिंबिसार ने चंद्र प्रयोग के उपचार के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा, जिससे वहाँ मैत्री संबंध स्थापित हो गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंबिसार ने किस राजा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा? तो याद रखिएगा, चंद्र प्रदोत कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। कब की? 492 ईसा पूर्व में। देखिए 544 ईसा पूर्व में किसका? हर्यक वंश का उदय हुआ। और पहली हत्या किसने की? बिंबिसार ने। कब? 492 ईसा पूर्व में। बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजातशत्रु का कार्यकाल क्या रहा है? तो 492 से 460 ईसा पूर्व। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना, उसका नाम कुड़ीक था। क्या का नाम था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजातशत्रु का नाम क्या था? कुड़ीक। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल ने राजा प्रसेनजीत, कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया, जो उन्हें दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। किसको? बिंबिसार को। उसके बाद क्या हुआ कि अजातशत्रु ने प्रसेनजीत से युद्ध किया और उनको युद्ध में पराजित किया और काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु ने भी प्रसेनजीत की पुत्री बाजीरा से विवाह किया। किससे विवाह किया? बाजीरा से। अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बज्जी संघ और एवं मल्लों को किसने पराजित किया? अजातशत्रु ने। किसने पराजित किया? अजातशत्रु ने। बिंबिसार ने तो बज्जी संघ में लिच्छवी राजा चेटक की क्या किया था? उनसे शादी की थी। और यहाँ अजातशत्रु ने क्या किया? उनको हरा ही दिया। अजातशत्रु प्रारंभ में कौन सा धर्म मानता था? जैन धर्म। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह में सप्तपाणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन कराया। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन कब किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में कराया गया। 483 ईसा पूर्व। कहाँ कराया गया? राजगृह। राजगृह में भी कहाँ? सप्तपाणी की गुफा में। सिंगल अनुसूचियों के साथ 460 ईसा पूर्व ने उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई। पाटलिपुत्र किसने बनाई? उदयन ने। अच्छा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र राजधानी किससे स्थापित की? उदयन ने। क्वेश्चन याद रखिएगा, स्थापना अगर पूछेगा तो अजातशत्रु, और अगर पूछेगा राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कौन लेके आया? तो उदयन लेके आया। पाटलिपुत्र कहाँ है? गंगा, सोन एवं गंडक नदी के संगम पे है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। पाटलिपुत्र कहाँ पे है? गंगा, सोन एवं गंडक नदी के संगम पे। उदयन के 3 पुत्र हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की। शिशुनाग कौन था? अभी हमने बताया कि इसने नागदशक की हत्या की और ये नागदशक का मंत्री था, उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग की राजधानी कौन सी बनाई? शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को। इससे पहले राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। फिर शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को भी पराजित किया और मगध में अवंती को मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। इसी वंश का एक राजा हुआ 394 ईसा पूर्व में। शिशुनाग की हत्या के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। शिशुनाग की हत्या किसने की? कालाशोक ने। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी पूछा जाता है शिशुनाग की हत्या किसने की? कालाशोक ने। और वो किसका शासक बना? मगध का शासक बना। उसे पुराणों में काकवर्ण कहा जाता था, मतलब कौए के समान काले रंग वाला काकवर्ण। कौन था? कालाशोक।
कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। यहाँ पे हमने पढ़ा अभी कि पाटलिपुत्र पहले सबसे स्टार्टिंग में कौन सी थी, राजगृह, राजगृह से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से किसने, वैशाली, वैशाली किसने की, शिशुनाग ने की, और पुनः फिर पाटलिपुत्र किसने कर दी, कालाशोक ने। 383 ईस्वी में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया, किसने कराया, कालाशोक ने। प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन किसने कराया, अजात शत्रु ने। कहाँ कराया, राजगृह में, सप्तपर्णी की गुफा में। कालाशोक के मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन के बाद कौन सा वंश आएगा, नंद वंश। कौन सा वंश आया, नंद वंश। नंद वंश का सबसे महान कौन था, महापद्म नंद। कौन था, महापद्म नंद। शिशुनाग वंश को समाप्त करने के बाद उसने नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद को एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्म ने कौन सी उपाधि धारण की, एकराट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्म को अग्रसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्रसेन। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। पुराणों में उसे दूसरा परशुराम की उपाधि कौन दी, किसको मिली है, महापद्म नंद। दूसरे परशुराम किसे कहा जाता है, महापद्म नंद को कहा जाता है। महापद्म नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्यों को पराजित कर मगध का विस्तार किया। कहा जाता है कि महापद्म नंद के शासन काल में मगध का सर्वाधिक विकास हुआ। व्याकरण के महान विद पाणिनि, पाणिनि का नाम हम लोगों ने सुना है। उन्होंने कौन सी व्याकरण की पुस्तक की रचना की थी, तो वो किसके शासनकाल में थे, महापद्म नंद के। इस वंश का अंतिम शासक कौन सा था, घनानंद। घनानंद के समय यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये क्वेश्चन पूछा था, यूनानी शासक सिकंदर ने किसके समय पर आक्रमण किया, तो घनानंद के समय पर आक्रमण किया। कब किया, 326 ईसा पूर्व। कब किया, 326 ईसा पूर्व। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। अभी हमने बताया नंद वंश कैसा था, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था, क्योंकि इसके पहले महापद्म नंद था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना कहाँ से किस नदी को पास नहीं किया, ब्यास नदी को। किसके कारण नहीं की थी, चाणक्य के कारण। क्योंकि घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और नंदवंश का पतन हो गया। उसके बाद कौन सा वंश तैयार हुआ, मौर्य वंश। कौन सा, मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की, 321 से 184 ईसा पूर्व। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्टिन एम स्ट्रोबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंड्रोकोटस और एड्रोकोटस किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य। चाणक्य जिनको हम कौटिल्य कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। उनकी सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व, कब, 321 ईसा पूर्व मगध की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। किसके साथ युद्ध किया था, सेल्यूकस निकेटर के साथ। युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को क्या मिला, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। ये सब इस समय कहाँ है, ये कौन से एरिया में, अफगानिस्तान वाले एरिया में ये सब सारे क्षेत्र पड़ते हैं। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया, 500 हाथी उपहार में दिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया, सेल्यूकस निकेटर। कौन था, सिकंदर का उत्तराधिकारी था। युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ, संधि हुई। संधि में क्या क्या दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात क्षेत्र प्राप्त हुए और सेल्यूकस निकेटर को क्या उपहार दिया गया, 500 हाथी उपहार में दे दिए गए। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ, यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया को, ये कौन थी, ये सेल्यूकस की पुत्री थी, के साथ हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा था कि
मेगास्थनीज को किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? तो सेल्यूकस ने भेजा। किसने भेजा? सेल्यूकस ने भेजा। और मेगास्थनी किस पुस्तक की रचना की थी? इंडिका की। चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार था वो कहाँ था? उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, ईरान, मतलब जो हिंदुकुश पर्वत कहाँ है? ईरान तक, और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तारित था। मतलब काफ़ी बड़ा एरिया जो कवर करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। किसके क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किसके शासनकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? उन्होंने अपनी गद्दी तैयार कर श्रावण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रावण बेला में कौन तपस्या करने चला गया? तो वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा पर्वत था? चंद्रगिरी पर्वत। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त कौन सा धर्म मानता था? जैन धर्म। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग किए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इसके बाद कौन आता है? बिंदुसार। कौन आएगा? बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे आमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम से जाना जाता था। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसको इजी भाषा में समझेंगे कि जो सीरिया का राजा कौन था? एंटियोकस। कौन था? सीरिया का राजा एंटियोकस ने किसको भेजा? डायमेकस को भेजा। देखो, सीरिया के राजा एंटियोकस, सीरिया का राजा कौन था? एंटियोकस था। उसने किसको भेजा? डायमेकस को भेजा। किसको भेजा? डायमेकस को भेजा। और दूसरा कौन सा आया था? मिस्र के राजा। पहले कौन थे? सीरिया के राजा एंटियोकस ने किसको भेजा? डायमेकस को भेजा। और मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस, याद करेंगे हम लोग, मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने किसको भेजा? डायनोसियस को भेजा। किसको भेजा? डायनोसियस के भेजा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस पे बार बार इतना जोर दे रहा हूँ। क्वेश्चन हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। सीरिया के राजा एंटियोकस ने किसको भेजा? डायमेकस को भेजा। और मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस, हम लोग सिर्फ इतना याद करेंगे। मिस्र का राजा कौन था? टालमी। उसने किसको भेजा? डायनोसियस को भेजा। ठीक। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। बिंदुसार ने किसको तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजा? अशोक को। बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय। किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय। उसके बाद गद्दी पे कौन बैठा? अशोक। अशोक की कार्यकाल हम लोग याद करें 269 से 232 ईसा पूर्व। कितना है? 269 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की हत्या के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वो कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। क्वेश्चन पूछा जाता था कि अशोक गद्दी पे बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो वो उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? तो वो अशोक को भेजा गया। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में उसे अशोक कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है किस अभिलेख में उसने खुद को अशोक कहा है? मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में। सिंगल अनुश्रुतियों के अनुसार बौद्ध ग्रंथ है ये। सिंगल अनुश्रुति क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। कितने भाइयों की? 99 भाइयों की। लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिलती है। अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष, शासन कब बैठा था वो? हम ऊपर देखें 269 में बैठा। और उसने कलिंग के युद्ध कब किया? 261 में। 9वें वर्ष मतलब 8 वर्षों बाद उसने युद्ध किया। कब किया? 9वें साल में किया। उसने कलिंग को मगध में मिला लिया। अशोक ने 13 शिलालेखों में 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो क्या बताएंगे हम लोग? 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म को बनाया? बौद्ध धर्म को। अच्छा, इससे पहले कौन से धर्म से संबंधित था? शैव धर्म से। किससे संबंधित था? शैव धर्म से।
तो क्वेश्चन एक पूछता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने की? उपगुप्त किसने दी? किसने की? उपगुप्त ने दी। कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं। 90वें वर्ष में उसने क्या किया था? कलिंग युद्ध किया। 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की। 9वें वर्ष में युद्ध किया और वो इतना आहत हो गया और उसने अपने अस्त्र डाल दिए। और 10वें वर्ष में वो कहाँ गया? बोधगया की यात्रा की उसने। 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष में उसने धम्म का शिलालेखों में अंकन। अच्छा, उसने धम्म का शिलालेखों में अंकन कब कराया? 13वें वर्ष में। क्वेश्चन पूछा जाएगा धम्म का शिलालेखों में अंकन किस वर्ष कराया गया? तो 13वें वर्ष में कराया गया। 14वें वर्ष में क्या कर दिया? धम्म महापात्रों की नियुक्ति कर दी। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा में अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? हमें रुद्र दमनोई अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलेगा? रुद्र दमनोई अभिलेख में मिलेगा। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, अभी थोड़ा बचा है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संकट का आयोजन पाटलिपुत्र में करा। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तीसरी बौद्ध संकट का आयोजन किसने कराया था? किसने कराया था? अशोक ने। पहली किसने? अजातशत्रु ने। दूसरी कालाशोक ने। तीसरी अशोक ने। अशोक ने लगभग 37 वर्षों शासन किया। इसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व कब हुई थी? 269 में बैठा था और 232 ईस्वी तक इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 10 अधिकारियों ने शासन किया। कौन था? कुणाल, बंधुपलित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ। देखिए, दशरथ का नाम काफ़ी सुना सुना लग रहा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संप्रति, साली, सूक, देवाधमर्ण, क्या है ये पता नहीं। 9वें वर्ष में कलिंग की यात्रा की। 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की। 12वें वर्ष में नगाली सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष मतलब शासन के बैठने के 13 वर्ष बाद उसने धम्म का शिलालेखों में अंकन कराया। धम्म का शिलालेखों में अंकन कब कराया? 13वें वर्ष में। 14वें वर्ष में क्या पूछा है? धम्म महापात्रों की नियुक्ति। एक क्वेश्चन पूछा था, धम्म महापात्रों की नियुक्ति सबसे पहले किसने की? तो अशोक ने की। 20 वर्ष में क्या किया? उसने लुम्बिनी की यात्रा की और कर को घटा कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। तीसरी बौद्ध संगत किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। अशोक ने कितने साल तक शासन किया? करीब 37 सालों तक शासन किया और उसकी 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। इसका उसके 10 उत्तराधिकारी आए। इसमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाला है दशरथ और बृहदत्त। कौन आया? दशरथ और बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का शासन करीब कितने सालों तक चला? 137 वर्षों तक चला। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। अगले पार्ट में हम लोग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम। और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और सभी लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे।